Greetings everyone, my name is K.S. Deepak and I welcome you all in today's news analysis. Today we will be explaining 5 articles which were there in the Delhi edition of The Hindu. So which are those 5 articles? Let's see. So the first 3 articles, so let's see one by one. The first article is on China-Taiwan. So यहाँ पे देखेंगे कि चाइना ताइवान का जो इशू है वो क्या है, ये जो डेप्थ पॉलिसी है वो क्या है. मूविंग ऑन टू अ सेकेंड वन अगेन विच इज़ ऑन द धाव रूट, विच इज़ वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है वो क्या है, ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी है वो क्या है, वन चाइना पॉलिसी क्या है. सो ऑल दिस थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर सेकेंड आर्टिकल. द थर्ड वन इज़ ऑन काउंटर टेररिज्म एंड यूएनएससी, जो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उस पर हम लोग बात करेंगे. यूएन की कौन से ऑर्गन्स हैं, यूएन की क्या रिलेवेंस है, क्या क्या इश्यूज़ हैं यूएन में, ऑल दिस थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर थर्ड आर्टिकल. द फोर्थ इज़ ऑन सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर. सो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सीवीसी का क्या पावर्स हैं, विजिलेंस कमीशन की क्या पावर्स हैं, विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव. एंड द फिफ्थ वन इज़ ऑन द क्लाइमेट प्लेजेस. तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे COP26 की, COP26 की बात करेंगे हम लोग. वहाँ पे डिटेल में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कमिटमेंट्स है जो कि इंडिया ने प्रोग्रेस किया है. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. द फर्स्ट आर्टिकल इज ऑन, एज ए टोल्ड, चाइना स्टेप्स अ प्रेशर ऑन ताइवान. सो इट्स ऑन चाइना ताइवान. अब अगेन चाइना ताइवान पे हम लोग ने काफ़ी डिटेल एक वीडियो हम लोग पहले बना चुके हैं विच वाज ऑन 29 जुलाई. सो 29 जुलाई का जो हिंदू का जो न्यूज़ एनालिसिस है प्लीज़ उसे रेफ़र करें. वहाँ पे चाइना ताइवान का क्या इशू है वहाँ पे हम लोग ने बैकग्राउंड पे काफ़ी डिटेल में हम लोग ने डिस्कस की है. फॉर योर अंडरस्टैंडिंग लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू. तो सिनो जापानीज वार जो हुआ था वहाँ से 2 पार्टीज़, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इमर्ज होके आई. कौन से पार्टी थे? वन वाज KMT, क्यूमिंगटैंग, एंड दूसरा वाज CCP, दी कम्युनिस्ट, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. ये जो पार्टीज़ हैं ये ओवर द ईयर्स इवॉल्व हुए. जैसे इंडिया में भाजपा और कांग्रेस है, विद द सेम वे जो चाइना में देयर वाज KMT एंड CCP. बट देन वी हैड एन चाइनीज सिविल वार, और चाइनीज सिविल वार के टाइम पे CCP जो है, CCP चाइना में स्टिक किया, जबकि KMT जो है, KMT जाके ताइवान में सेटल हो गए. एंड नाउ ताइवान में उन्होंने एक नया पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म किया, और अभी के जो गवर्नमेंट है, ताइवान के जो गवर्नमेंट है, वो वहाँ पे KMT का काफ़ी एक मेजर स्टेक होल्ड है. सो दैट्स हाउ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ चाइना हैज़ इवॉल्व ओवर द ईयर्स. विद दैट लेट्स सी द second article. Now again, before moving to a second article, just let me trace my steps back. One more initiative which I had to term is that जो last issue हम लोग डिस्कस किए थे 29 जुलाई में, वहाँ पे we had also talked about the one China policy and the one country two system approach. So why I trace my steps back is because वहाँ पे हम लोग ने ये 2 पॉलिसीज़ पे भी काफ़ी डिटेल में बात किया था, वन चाइना पॉलिसी एंड वन कंट्री टू सिस्टम अप्रोच. तो ये 2 पॉलिसीज़ जो हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज़ रिमेंबर टू वॉच द वीडियो ऑफ 29 जुलाई. विद दैट लेट्स मूव टू आवर सेकेंड आर्टिकल. नाउ द सेकेंड आर्टिकल इज़ ऑन दी धाव रूट, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे काफ़ी डिटेल में वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव. सो लेट्स सी कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है वो क्या है. सो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है, जिसे हम लोग एब्रीवेट करते हैं OBR, इट कैन ऑल्सो बी नोन एज दी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे हम लोग ब्री लिखते हैं, या इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यू सिल्क रोड. और यहाँ पे इट इज़ एन एम्बिशियस, क्वाइट एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के अंडर में, नेतृत्व में 2013 में लॉन्च हुआ था. एंड वाई इज इट? इट इज़ फॉर एक्सपैंडिंग द चाइनाज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ओवर द वर्ल्ड. पूरे दुनिया में चाइना का जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसे बरकरार रखने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए ये OBR का मकसद है. आप जिसे देख सकते हो यहाँ पे चाइना ने अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, नॉट ओनली इन साउथ एशिया बट ऑल्सो इन द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इन द यूरोप, इन द अफ्रीका. सो पूरे दुनिया भर में लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैड बीन लाइंड अप अंडर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव. और यहाँ पे चाइना गवर्नमेंट का, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट का टेक ये है कि वो क्या चाहते हैं, वो जो पुराना सिल्क रूट था, जो ओल्ड सिल्क रूट था, वो उसे रिक्रिएट करना चाहते हैं आज के टाइम पे. तो सिल्क रूट क्या था? सिल्क रूट वाज एन रूट जो कि हंस डायनेस्टी के टाइम पे, चाइना में अगर आप देखोगे तो हंस डायनेस्टी एक स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी रहा था. यहाँ पे हंस डायनेस्टी के टाइम पे जब वो वेस्टवर्ड एक्सपैंड करना चाह रहे थे तब अपना फॉर्म हुआ सिल्क रोड. वहाँ पे उस टाइम पे जो चाइनीज़ जो मार्केट्स थे, चाइनीज़ जो ट्रेडर्स थे, वो पूरे दुनिया में ट्रेड करते थे. एंड
Chinese government wants to recreate the Silk Route as the new Silk Road Initiative or the One Belt One Road Initiative. With that, let's move to our second aspect, which is again on Hambantota. Now again यहाँ पे जो बात है यहाँ पे चाइना तक है. So again यहाँ पे हम्बनटोटा का जो वीडियो है हम लोग ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था 29 जुलाई में कि हम्बनटोटा में क्या इश्यूज़ हुए हैं, वहाँ पे जो हम्बनटोटा पोर्ट है उसमें क्यों चाइना इतना इंटरेस्ट दिखाता है, इंडिया का क्या इशू है, वहाँ पे इंडिया क्यों टेंस्ड है, वहाँ पे क्या शेयर हैं, कौन सी कंपनी के पास कितने शेयर हैं, ऑल दिस थिंग्स वी हैड डिस्कस्ड इन द 29 जुलाई वीडियो. So please refer to the video here. The thing which we will be discussing here is something known as debt trap diplomacy. जो debt trap diplomacy है जिसका जिक्र वो आर्टिकल में भी है. So let's see कि debt trap diplomacy जो है वो क्या है. So debt trap diplomacy को समझने के लिए we could understand it by an diagram. Let's see. First क्या करते हैं वो concessional loans provide करते हैं. Chinese government जो है concessional loans provide करते हैं developing countries को. अब what is this concessional loans? ये वो loans होते हैं जिनके या हम लोग soft loans कहें, वो लोन्स जिसकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो काफ़ी कम होती है. वंस दे गिव दिस कंसेशनल लोन्स और वो भर देते हैं, दे माउंट अप दिस कंसेशनल लोन्स, देन द डेवलपिंग कंट्रीज आर अनएबल, दे हैव द इनएबिलिटी टू गिव देम बैक, टू पे देम बैक. वंस दे आर अनएबल टू डेवलप दिस टेंडेंसी टू पे देम बैक. इस टेंडेंसी में क्या करते हैं चाइनीज़ कंपनीज कहते हैं ओके अगर आप पैसा नहीं दे सकते हैं तो आप कुछ और कंसेशन दे दीजिए. फॉर एग्जाम्पल आप लीज पे दे दीजिए या जो कंट्रोल है, लॉजिस्टिक कंट्रोल है वो हमें दे दीजिए. दैट काइंड ऑफ कंसेशंस दे आस्क फॉर इन एक्सचेंज ऑफ रिलीफ ऑफ लोन. और वंस वो काइंड ऑफ एक्सेशंस उन्हें मिल जाए, वो काइंड ऑफ कंसेशंस जो है उन्हें मिल जाए, देन दे फुलफिल द स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल अगर कोट करूँ, जो हम्बनटोटा पोर्ट है, हम्बनटोटा पोर्ट बनाने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने लॉट ऑफ पैसा, बहुत पैसा वहाँ पे डुबाया है हम्बनटोटा पोर्ट में. अब एक स्टेज यहाँ पे आया जबकि श्रीलंकन जो गवर्नमेंट है वो पैसा वापस नहीं दे पाए. श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बोला सर हम लोग के पास तो पैसा नहीं है. इन दैट केस चाइनीज़ कंपनी बोले ओके आपके पास पैसा नहीं है, फाइन आप क्या करो हमें लीज पे दे दो. सो दी हम्बनटोटा पोर्ट के जो लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ हैं इट इज़ गिवन 99 ईयर्स के लिए लीज पे दिया गया है. वहाँ पे अगर आप शेयर्स चेक करोगे तो मेजॉरिटी जो शेयर है वो श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी के पास नहीं है. इट्स नॉट विथ SLPA, इट्स विथ एन चाइनीज़ कंपनी. चाइनीज़ कंपनी के पास मेजॉरिटी स्टेक्स हैं एंड उसकी जो कंट्रोल है वो 99 ईयर्स के लिए किसके पास है, चाइनीज़ कंपनी के पास है. एंड दैट इज़ द इशू एंड दैट इज़ हाउ द चाइना tries to portray its hegemony. That's how China tries to fulfill the string of pearls. So 29 जुलाई की जो वीडियो है वहाँ पे हम लोग इस टर्म में भी हम लोग ने डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है. सो प्लीज़ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जो फुलफिलमेंट है उसे अचीव करने के लिए भी चाइना यूजेस समथिंग नॉन एज द डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी. विद दैट लेट्स मूव टू आवर थर्ड आर्टिकल विच इज ऑन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाने से पहले लेट्स सी कि यूएन के कितने ऑर्गन्स हैं, जो यूनाइटेड नेशंस हैं उनके कितने ऑर्गन्स हैं. सो यूनाइटेड नेशंस के जनरली 6 ऑर्गन्स हैं. वी आर हैविंग 6 ऑर्गन्स. कौन से हैं ये 6 ऑर्गन्स? द फर्स्ट वन इज द जनरल असेंबली जिसे हम लोग कहते हैं UNGA, जहाँ पे आप जनरली देखते हैं कि जो भाषण दिया जाता है दैट इज इन जनरल असेंबली. सेकेंड इज द सिक्योरिटी काउंसिल जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन है, सबसे टीथ जिसे कहते हैं टीथ ऑफ UN. That is United Nations Security Council. The third is the Economic and Social Council. The fourth is Trusteeship Council. Fifth is the ICJ जिसे कहते हैं International Court of Justice. And the sixth one is the Secretariat जहाँ पे रोजमर्राती जो काम होते हैं, जो कि पेपर वर्क्स होते हैं, वहाँ पे this all works is done in the Secretariat. Now यहाँ पे ICJ का जो इशू है that is quite important और हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ICJ how ICJ is different from ICC, International Criminal Court. So ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे. बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू अबाउट ट्रस्टीशिप काउंसिल. अब एज ऑफ नाउ है तो हम लोग के पास 6 ऑर्गन्स, बट एज ऑफ नाउ ओनली 5 ऑर्गन्स आर एक्टिव. ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है इनका जो एम था, इफ यू कुड रीड हियर, इनका जो एम था ये था कि जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट जो कंट्रीज़ हैं उन पे सेल्फ गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं, सेल्फ गवर्नमेंट की जो एबिलिटी है वो एबिलिटी उन्हें ट्रेन करें. एंड विद दैट फॉर्मेशन, विद दैट मेंटालिटी दिस ट्रस्टीशिप काउंसिल वाज फॉर्म. अब जैसे जैसे धीरे धीरे हर एक कंट्री इंडिपेंडेंट होते गया, जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसकी जो ज़रूरत है वो कम होती गई. एंड एज ऑफ नाउ ट्रस्टीशिप काउंसिल इज़ नॉट एक्टिव क्योंकि जो भी कंट्रीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट हो चुके थे.
ओके, बट ट्रस्टीशिप काउंसिल एक अभी भी एक ऑर्गन है और जब भी ज़रूरत पड़े ट्रस्टीशिप काउंसिल कुड अगेन बी रीएक्टिवेटेड। सो बोलने के लिए हम लोग के पास 6 ऑर्गन्स है, बट एक्टिव जो ऑर्गन्स है वो 5 ही हैं, जिसमें ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है नहीं है। विद दैट let's see the difference between ICC International Criminal Court and ICJ International Court of Justice, which is again quite important from prelims as well as mains perspective. So first देखते हैं when was it established. So जो ICJ है it was established in 1946, जबकि ICC जो है it was established in 2002. Languages again languages same है. Relationship की बात करें, UN के साथ relationship की जो बात करें which is quite important. This ICJ is known as World Court. ये है क्या ऑफिशियल कोर्ट ऑफ UN and that is why it is one of the organs of UN. जबकि जो UCC है it is independent. It is not part of UN. UN का हिस्सा नहीं है, but United Nations Security Council क्या कर सकता है? They could refer cases to ICC. It may receive any case referrals from United Nations Security Council. Third aspect is its location. Locations कहाँ है? दोनों हेग में है, नेदरलैंड्स में। जुरिडिक्शन अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जुरिडिक्शन की बात करें तो आईसीजे के जुरिडिक्शन में कौन कौन आ जाते हैं? सब यूएन मेंबर स्टेट्स। यूएन में जो भी मेंबर स्टेट्स हैं वो आईसीजे के जुरिडिक्शन के अंदर आ जाते हैं, जबकि आईसीसी की बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज द टाइप ऑफ केसेस। अगेन टाइप ऑफ केसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखें जो कंटेंशन बिटवीन द पार्टीज जो है मेंबर स्टेट्स, उनमें अगर कोई इश्यूज हो तो कौन रिजोल्व करता है? आईसीजे। द सेम टाइम इट गिव्स एडवाइसेस। जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास भी एडवाइजरी रोल है, सिमिलरली आईसीजे के पास भी एडवाइजरी रोल्स हैं। जबकि आईसीसी क्या करता है? इट प्रोसिक्यूट्स, इट गिव्स क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज द सब्जेक्ट मैटर। क्या क्या सब्जेक्ट्स डील करते हैं? अगेन इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट्स मैटर की बात करें, आईसीजे जो है इश्यूज कौन से? सोवरेनिटी इश्यूज हो गए, या बाउंड्री डिस्प्यूट्स हो गए, या ट्रीटी वायलेशंस हो गए, या ट्रीटी इंटरप्रेट करने में, या ट्रीटी में कुछ डिस्प्यूट्स हो गए, या ह्यूमन राइट वायलेशंस है, ये सब चीज़ों में कौन आता है? आईसीजे आता है। जबकि आईसीसी क्या करता है? आईसीसी में देयर आर एग्जांपल्स ऑफ जिनोसाइड। अगर कोई जिनोसाइड्स पे कोई बात करनी है, या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की बात करनी है, या वार क्राइम्स की बात करनी है, ये सब चीज़ों में कौन आता है? आईसीसी। इट्स नॉट आईसीजे, इट्स आईसीसी व्हेन इट कम्स टू जिनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और वार क्राइम्स। क्वाइट इंपॉर्टेंट। अनदर एस्पेक्ट इज दी जो लीगल मैकेनिज्म है, वो कौन सा लीगल मैकेनिज्म है? अब जैसे मैंने कहा कि जो जुरिडिक्शन है वो कौन कौन है इनके अंदर? यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स। तो जो भी स्टेट्स जब यूनाइटेड नेशन के मेंबर बनते हैं, दे हैव टू रैटिफाई यूनाइटेड नेशन चार्टर, और जैसे वो रैटिफाई करते हैं दे बिकम पार्टीज टू आईसीजे ऑल्सो। तो कोई भी मेंबर अगर यूएन का पार्टी बनता है, यूएन के मेंबर बनते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आईसीजे के जुरिडिक्शन के अंदर भी आ जाते हैं। पर आईसीसी में केस ये नहीं है। आईसीसी में वी आर हैविंग रोम स्टैट्यूट, दैट मीन्स यूएन का मेंबर होना डस नॉट ऑटोमेटिकली मेक यू जुडिक्शन अंडर आईसीसी। आईसीसी में अगर आपको हिस्सा बनना है, सो यू हैव टू साइन द रोम स्टैट्यूट। सो दैट इज द डिफरेंस। द लास्ट एस्पेक्ट इज ऑन अपील्स। अगर कोई इश्यूज हैं तो उसमें अपील क्या करेंगे? सो आईसीजे में देयर इज नो अपीलिंग मैकेनिज्म जो है नहीं है, एंड जो डिसीजंस लिए जाते हैं दैट इज बाइंडिंग। इट्स नॉट कि वो सिर्फ एडवाइस है, वो बाइंडिंग है। जबकि आईसीसी की बात करें तो यहाँ पे अपीलेज मैकेनिज्म है। अपीलेट करने के लिए जो भी अपील्स हैं वहाँ पे एक स्पेसिफिक चेम्बर है, स्पेसिफिक मैकेनिज्म है आईसीसी में, जो कि आईसीजे में नहीं है। एंड एस्पेक्ट टू नोट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि जो इंडिया जो है, इंडिया इज मेंबर ऑफ आईसीजे बट इट इज नॉट मेंबर ऑफ आईसीसी। दैट इज अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट। With that, let's move to the challenges of UN. UN में आज के ज़माने में क्या क्या challenges हैं? So, the first challenge is that the goals are endangered. जो common goals है, for example, climate change जैसे goals, या 2030 में जो goals हैं, जैसे कि emission cut करने के goals, ये सब जो goals हैं ये काफ़ी ineffective दिखे रहे हैं। यहाँ पे implementation जो है, implementation में काफ़ी सारे potholes हैं, काफ़ी सारे lacunae हैं, and that shows the inability of UN to fulfill these goals. The second is सेक्रेटरी जनरल। रिगार्डिंग सेक्रेटरी जनरल, अब यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है वो वहाँ के टॉप हैं, वहाँ के चीफ हैं, पर सेक्रेटरी जनरल का रीच तो है, दे आर हैविंग ग्लोबल रीच, पर उनका जो रोल है वो वेग है। क्यों? क्योंकि कोई भी स्टेट, कोई भी इशू जहाँ पे P5 मेंबर्स जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, फॉर एग्जांपल यूएस हो गए या चाइना हो गए, कोई भी वार में, कोई भी प्रॉक्सी वार में जब
ये P5 का कोई रोल हो तो जो सेक्रेटरी जनरल है उनका जो पावर्स हैं इट काइंड ऑफ फील्स वेग, वो उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। थर्ड एस्पेक्ट इज प्रॉब्लम्स कीपिंग विद पीस। अब आप देख रहे हो जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है या सीरिया में जो सिविल वार हुआ था, ये सब केसों में, ये सब चीज़ों में आप देख रहे हो कि कोई ना कोई स्टेक था जो कि P5 में है। जैसे कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में रशिया है जो कि वन ऑफ द परमानेंट मेंबर्स है, सीरिया कॉन्फ्लिक्ट में अगेन रशिया था, यूएस था जो कि अगेन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो ये जब परमानेंट मेंबर्स आ जाते हैं इन कॉन्फ्लिक्ट्स में, जब परमानेंट मेंबर्स का स्टेक हो जाता है ये कॉन्फ्लिक्ट्स में, तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो पीस सस्टेन नहीं कर पाता, वो पीस मेंटेन नहीं कर सकता। सो दैट इज ए वेरी डिसएडवांटेज, ए वेरी बिग डिसएडवांटेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन इज द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो पावरफुल तो है, अगेन यस पावरफुल तो है बट पैरालाइज्ड है। अब पैरालाइज्ड क्यों है? अगर आपको पता हो कि सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स में 10 मेंबर जो हैं वो परमानेंट नहीं है, दे आर नॉन परमानेंट मेंबर्स, जबकि जो 5 है वो परमानेंट है। ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स है जिन्हें हम लोग P5 से कहते हैं, और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उन्हें 2-2 साल के लिए उन्हें इलेक्ट किया जाता है। ये परमानेंट मेंबर्स के पास एक पावर होता है जिसे कहते हैं वीटो। तो जो भी इनिशिएटिव, जो भी प्रपोजल हो, जो भी कंट्री सेलेक्ट होकर आ जाए, फॉर एग्जांपल जनरल असेंबली से कोई प्रपोजल है जो कि जनरल असेंबली में वोट करके आ गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास, और कोई भी एक कंट्री P5 में से कोई भी एक कंट्री अगर वीटो कर दे तो जो प्रपोजल है वो एट दैट मोमेंट स्टैंड्स डिसॉल्व। सो ये जो पावर्स हैं, ये जो एक्सट्रीम पावर्स हैं, दिस मेक्स the Security Council paralyzed. Then moving on to the last aspect which is the General Assembly. जो General Assembly के बात करें, General Assembly जो है critics की माने तो it gives big podium, ये स्टार वैल्यू प्रोवाइड करते हैं भाषण देने के लिए, इट्स क्वाइट गुड, बट जो पावर्स हैं, पावर्स वहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ पे भाषण आप दे सकते हैं, इट्स काइंड ऑफ एन गैप फेस्ट, इट्स नॉन एज गैप फेस्ट, कि बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं पर इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे ये जो भाषण है, ये जो भाषण का जो पावर है वो नहीं देखा जाता। सो दैट इज़ द इशू विद जनरल असेंबली। अब ये 5 जो है, दिस आर द चैलेंजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन। ना अगेन ये क्वेश्चन है कि जब ये सब चैलेंजेस हैं, जब पीस सस्टेन नहीं कर पा रहा, तो क्या यूएन रिलेवेंट है? यूएन एज ऑफ नाउ इज इट रिलेवेंट? अगेन टू नो, लेट मी टेल यू कि यूएन का मकसद था दुनिया में जो है, दुनिया में हेल नहीं होना। इट वॉज नॉट मेड विथ एन ambition, it was not made with an aim of making the earth and heaven, but to restrict it from being into an hell. So with that we can see कि World War II के बाद हम लोग के पास World War III हम लोग ने नहीं देखा, right? And that is one of the major achievement of UN. Yes, उसमें काफ़ी सारे challenges हैं, but at the same time challenges का मतलब ये नहीं कि UN जो है उसमें contemporary world politics में वो relevant नहीं है। Contemporary world politics में they are still relevant, and that is the issue, that is the relevant significance of UN. With that, let's move to our next aspect which is FATF. अब FATF का जिक्र वो आर्टिकल में भी है। So let's see कि FATF क्या है। So first FATF की बात करें तो FATF क्या है? FATF is the Financial Action Task Force. ये क्या है? This is an global money laundering and financing, the terror financing watchdog. अब watchdog का मतलब क्या है? watchdog का मतलब वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि देखते हैं, वो जो कि ऑब्जर्व करते हैं, जो कि स्टडी करते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो टेरर फाइनेंसिंग है वो कैसे हो रहा है, उनमें डाटा कलेक्ट करते हैं, उनमें सर्वेलेंस करते हैं, एंड दैट इज नोन एज watchdog, जो कि रिसर्च करते हैं, जो कि देखते हैं, दे ऑब्जर्व। The next thing is that it is an intergovernmental body, and what it does, it sets international standards. स्टैंडर्ड्स किसके लिए? स्टैंडर्ड्स फॉर टेररिस्ट फाइनेंसिंग या ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग काउंटर करने के लिए दे सेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। द थर्ड पॉइंट इज दैट इट इज पॉलिसी मेकिंग बॉडी, ये पॉलिसीज बनाता है, एंड फॉर नेशनल लेजिस्लेटिव एज वेल एज रेगुलेटरी फॉरम्स के लिए ये जो है इन एरियाज में दे गिव्स पॉलिसीज। सो ये देखता भी, एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो एन पॉलिसी मेकिंग बॉडी। Then we are having that it was formed in 1989. 1989 में फॉर्म हुआ था, कब? By the G7 समिट, कहाँ पे? पेरिस में। अब देखते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया कब मेंबर बना। इंडिया मेंबर बना कब? इंडिया मेंबर बना 2010 में। अब यहाँ पे आर्टिकल में जनरली जो न्यूज़ में देखते हैं कि FATF का जिक्र तब आता है जब पाकिस्तान और ग्रे लिस्ट का बात आता है। सो लेट्स सी कि जो ग्रे लिस्ट है वो क्या है। जब भी इवैल्यूएशन प्रोसेस किया जाता है FATF में, तो एक बोर्ड बैठता है जो कि इवैल्यूएशन बोर्ड होता है, ओके, कंट्री बीइंग इवैल्यूएटेड, वहाँ पे गवर्नमेंट के साथ डिस्कस किया जाता है, एंड दे मेक समथिंग नॉन एज द नेशनल रिस्क असेसमेंट,
ये असेसमेंट में वो बैठते हैं एंड दे मेक प्रिपेयर एन इवैल्यूएशन रिपोर्ट, वो इवैल्यूएट करते हैं हर एक पॉलिसी पॉइंट्स पे, हर एक जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो साइकिल्स है उस पर डिस्कस किया जाता है। आफ्टरवर्ड्स वो दो चीज़ों के हिसाब से वो असेस करते हैं, क्या क्या चीज़, फर्स्ट इज द टेक्निकल कंप्लायंस, जहाँ पे देखते हैं कि जो पॉलिसी मेजर्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स इन्होंने सेट किए हैं उनमें कितने कंप्लायंस है, दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट इज इफेक्टिवनेस, जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने लॉन्च की है वो कितने इफेक्टिव हैं। अब ये दो एस्पेक्ट्स टेक्निकल कंप्लायंस एंड इफेक्टिवनेस के बेसिस में आइदर दे हैव रेगुलर फॉलोअप, या वो रेगुलर बीच बीच में देखते हैं, या कंट्रीज़ को क्या करते हैं आइदर ग्रे लिस्ट में डाला जाता है या ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज़ को डाला जाता है यहाँ जहाँ पे जो इफेक्टिवनेस है, आइदर इफेक्टिवनेस काफ़ी कम होती है पॉलिसीज़ में, या जो कंप्लायंस है, कंप्लायंस पार्शियली कंप्लायंट होता है, ये सब केसों में यहाँ पे ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान एज ऑफ नाउ इज इन ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में कौन जाता है, ब्लैक लिस्ट में वो जाता है जो इफेक्टिवनेस जहाँ पे जीरो है, एट द सेम टाइम कंप्लायंस जो है दे आर टोटली नॉन कंप्लायंट, उन केसेस में कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। With that, I hope that you had an overall view about FATF's evaluation process. With that, let's move to our fourth article, which is on CVC. Now, as I mentioned, CVC का जो topic है, it's quite important from mains और prelims के लिए काफ़ी important है। prelims में काफ़ी बार काफ़ी सारे questions आ जाते हैं विजिलेंस बॉडी जैसे statutory body से। So let's see कि क्या है विजिलेंस बॉडी क्या है। It's the केंद्रीय सशक्त आयोग। Now what it does is that it does vigilance. विजिलेंस क्या है, विजिलेंस में वो पॉलिसीज मेजर करते हैं ताकि जो करप्शन है या जो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है वो ना हो। इट हैव द विजिलेंस एसोसिएशन एंड इट इज़ फ्री ऑफ कंट्रोल ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। अब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से फ्री ऑफ कंट्रोल होने का क्या मतलब कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है या उसके ऊपर कोई अथॉरिटी बनता है, राइट। जबकि यहाँ पे CVC में वी आर नॉट हैविंग एनी एग्जीक्यूटिव बॉडी अबाउट इट, it is only answerable to the parliament. That is the meaning of free of control from any executive authority. With that, let's see the second point, that it monitors what? It monitors all vigilance activities forward, and at the same time it also does planning, execution, reviewing and reforming the vigilance works. ये all चीज़ों में जो भी सेंट्रल अथॉरिटीज़ में जो भी विजिलेंस के मामले जो भी होते हैं उनमें वो मॉनिटर करता है। एट द सेम टाइम सिर्फ मॉनिटर ही नहीं, it also plans, it also executes, it also reviews all these things. Third aspect is that it is set up by Government of India कब 1964 में। Now what is important is the committee on the basis of which this body was commissioned. Okay, ये कौन सी कमेटी थी? It was Committee on Prevention of Corruption एंड इसे क्या कहते हैं, या कमिटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कमीशन जो कि उसका ऑफिशियल नाम है, या उनके जो चीफ थे उनकी जो हेड थे जो कि है संतनम। सो आइदर संतनम कमिटी या कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। विद दैट वी आर मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज CVC। एज आई टोल्ड, CVC इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी मिनिस्ट्री। जैसे मैंने पहले भी कहा, इट इज फ्री ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। दैट मीन्स कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है इसके ऊपर। इट इज ओनली आंसरेबल टू व्हाट? इट इज ओनली आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस। जो CVC है काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी पावरफुल बॉडी है, उन्हें किसी पे उनके ऊपर कोई और नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। जो जवाबदेही है वो सिर्फ और सिर्फ किसके प्रति है? पार्लियामेंट के प्रति है। विद दैट लेट्स सी द लास्ट पॉइंट, दैट पार्लियामेंट एनैक्टेड व्हाट? CVC एक्ट। दैट मीन्स इट इज़ एन स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जो भी बॉडी है आइदर वो कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाते हैं जैसे कि UPSC है, या कोई लॉ के मामले में अगर कोई लॉ के बेसिस में कोई बॉडी बनता है तो उसे हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। अब यहाँ पे क्योंकि CVC इज फॉर्म्ड based on what? CVC Act, it is an statutory status. It is given an statutory status. With that, let's see the functions of CVC. CVC करता क्या है? So the first thing is that it receives complaint. जैसे मैंने पहले भी कहा, जो सेंट्रल CVC जो है विजिलेंस जो करता है, विजिलेंस का मतलब क्या? विजिलेंस का मतलब जो भी करप्शन है या मिसयूज ऑफ ऑफिस है उन्हें रेस्ट्रिक्ट करना, उन्हें ना होना, ओके, ना होने देना। एंड दैट इज समथिंग व्हाट इट डज, इट रिसीव्स कंप्लेंट्स ऑन व्हाट? ऑन करप्शन एंड मिसयूज ऑफ ऑफिस। द सेकेंड एस्पेक्ट इज दैट कौन कौन इसमें अथॉरिटीज़ हैं?
इसमें आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकपाल या विसल ब्लोवर्स इसे अप्रोच कर सकते हैं। अब यहाँ पे विसल ब्लोवर्स क्या है? विसल ब्लोवर्स वो लोग होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, फॉर एग्जांपल अगर कोई अगर जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे करप्शन हो रहा हो या मिसयूज ऑफ ऑफिस हो रहा हो और मैंने सीवीसी में जाके इन्फॉर्म दिया, सीवीसी में जाके मैंने इन्फॉर्म किया कि मेरे फलाने ऑफिस में फलाना चीज़ें हो रही हैं, सो दैट मेक्स मी एन विसल ब्लोवर। तो जो आदमी कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स है उसके बेसिस में जो पर्सनल ओपिनियन को जाके कहता है, जो भी मिसयूज है, करप्शन है, उसको अनरिवील करता है, दैट इज द पर्सन नॉन एज विसल ब्लोवर्स। द थर्ड एस्पेक्ट इज दैट इट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। अब ये जो पॉइंट है, दिस मेक्स सीवीसी ए वेरी वेग अथॉरिटी। यस, सीवीसी किसी पे जवाबदेही नहीं है, सीवीसी को सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को जवाब देना है, एंड इट रिसीव्स कंप्लेन, बट कंप्लेन तो रिसीव कर लेता है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट हैविंग एनी इन्वेस्टिगेटिव पावर। जब आप ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लेंट्स रिसीव करने के लिए पावर देते हो, जब ऑर्गेनाइजेशन को इतना पावरफुल बनाते हो, पर उसके पास इन्वेस्टिगेट करने की ही पावर्स नहीं है, आप कंप्लेंट्स दे के क्या फ़ायदा आपके पास जब उनके पास इन्वेस्टिगेट करने की पावर्स नहीं है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज दैट सीवीसी है इज़ हैविंग। क्रिटिक्स के माने तो सीवीसी जो बॉडी है, इसके जो वेगनेस है, इस पे जो वीकनेस है, वीकनेस यही है कि इसमें कोई इन्वेस्टिगेटिंग पावर्स नहीं है। तो ये इन्वेस्टिगेट कैसे करता है? इट आइदर गिव्स दोस केस टू सीबीआई, इट आइदर गिव्स द केस टू सीबीआई, और इट इन्वेस्टिगेट्स थ्रू द विजिलेंस ऑफिसर्स, जिसे हम लोग सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर्स कहते हैं, विजिलेंस ऑफिसर्स इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इनके थ्रू इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो जहाँ पे आपके पास करप्शन और जो मिसयूज ऑफ ऑफिस है उन पे रिसीव करने, उन पे जो कंप्लेंट्स है वो रिसीव करने के पावर्स हैं, जहाँ पे आपके पास जवाबदेही नहीं है, आपके ऊपर कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, आपके पास स्टैट्यूटरी स्टेटस है, पर आपके पास इन्वेस्टिगेट करने के पावर्स नहीं है। सो दैट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सीवीसी। विद दैट लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल विच इज ऑन क्लाइमेट प्लेज। अब यहाँ पे ये जो आर्टिकल है, दिस इज बेस्ड ऑन दी COP26। सो ये COP26 क्या है? तो देयर इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। ये जो UNFCCC है, ये जो कन्वेंशन है, इसमें जो मीटिंग्स किए जाते हैं, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडीज, उन्हें कहते हैं COP, जो कि है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो मेजर कंट्रीज है वो आते हैं और वो डिस्कस करते हैं, और ये हर कुछ सालों में COP होते रहता है। ये जो आर्टिकल है, दिस इज ऑन COP26 एंड COP26 वाज इन ग्लासगो एंड इट हैपेंड इन 2021 में ग्लासगो में हुआ था COP26, विच इज द टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ व्हाट? UNFCCC। और इसमें काफ़ी सारे कमिटमेंट्स दिए गए थे इंडिया के तरफ से भी 5 कमिटमेंट्स है, मेजर कमिटमेंट्स। लेट्स सी कि ये जो 5 कमिटमेंट्स है कौन कौन से हैं। नाउ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये जो 5 कमिटमेंट्स हैं, इनको एक फैंसी नाम दिया गया है, द नेम इज पंचामृत, दी 5 नेक्टर्स। ओके, तो देखते हैं कि ये जो पंचामृत है कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज दैट द नॉन फोसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी शुड बी इंक्रीज टू 500 गीगावाट्स बाय 2030। सेकेंड इज दैट जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है कंट्री की, उसमें जो 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आना चाहिए। कब तक? 2030 तक। तो 2030 तक जो 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स शुड बी सोर्स फ्रॉम व्हाट? रिन्यूएबल एनर्जी। द थर्ड कमिटमेंट इज द रिडक्शन ऑफ व्हाट? रिडक्शन ऑफ प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस। जो कार्बन एमिशंस है उसे कितने कम करना है? 1 बिलियन टन्स कम करना है बाय द टाइम ऑफ 2030। The fourth one is again on carbon, but it's on the carbon intensity. जो कार्बन इंटेंसिटी है उसे कम करना है by what? by 45% कम करना है। ओके, कब तक? 2030 तक। और कंपेयर टू व्हाट लेवल्स? कंपेयर टू 2005 लेवल्स। जो डेवलप कंट्रीज़ के लिए ये जो टाइमलाइन है ये डिफरेंट है, तो इंडिया के लिए इट्स पर्टिकुलरली 2005 लेवल्स के कंपैरिजन में हमें जो 45% जो कार्बन इंटेंसिटी है उसे कम करना है, और उसके लिए क्या टाइमलाइन है? 2030 से पहले। एंड द लास्ट कमिटमेंट इज टू अचीव नेट जीरो। और नेट जीरो एमिशन का जो कमिटमेंट है वो कब तक फुलफिल करना है? 2070 तक। ना अभी यहाँ पे ध्यान दे, जहाँ पे जो पहले के जो 4 कमिटमेंट्स है
they were to be fulfilled by 2030. जो fifth commitment है which is on net zero, it is to be fulfilled by 2070. It's not 2030. और यहाँ पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप यहाँ पे मिस्टेक ना करें। जो फर्स्ट के जो 4 कमिटमेंट्स है, आपके जो फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी का बात हो, या एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की बात हो, या कार्बन एमिशन, कार्बन इंटेंसिटी की बात हो, ये सब को फुलफिल करने की जो टाइमलाइन है दैट इज 2030, जबकि नेट जीरो का जो बात है दैट शुड बी अटेन्ड बाय 2070. विद दैट लेट्स मूव टू द क्विज ऑफ द डे. सो अगेन आज हम लोग जो टॉपिक्स पे डिस्कस किए उसी के ऊपर क्वेश्चंस हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन फैटफ. तो फैटफ के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज ऑन डेप्थ ट्रैप. सो ये दोनों टॉपिक्स में हम लोग ने काफ़ी डिटेल में हम लोग ने डिस्कस की है. सो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगेन ये जो क्वेश्चंस हैं इसके आंसर्स along with their explanations in the form of an PDF is provided in the video's description. So please refer to the description. Please refer to the article. At the same time, I hope that you have learned a lot in today's analysis. So thank you. Keep up the good work. Keep up the hard work, and we would be doing the same. Thank you. See you tomorrow.